नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम कुछ ऐसी घटनाओं की कड़ियां जोड़ने वाले हैं जो एक साथ मिलकर भारत की रणनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल रही हैं। आज का ये सफर ग्राउंड जीरो से लेकर अंतरिक्ष की कक्षा तक जाने वाला है। अत्याधुनिक रक्षा तकनीक, हमारी क्षेत्रीय कूटनीति और प्राइवेट स्पेस सेक्टर में हो रहे जबरदस्त इनोवेशन, ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो आज के हमारे एजेंडे में मुख्य रूप से 4 विषय हैं। पहला, भारत की नई हाइपरसोनिक मिसाइल प्रगति। दूसरा, कंबोडिया में सहयोगी सुरक्षा। तीसरा, लिपुलेख दर्रा विवाद। और चौथा, अंतरिक्ष नवाचार के तहत मिशन दृष्टि। चलिए सीधे पहले विषय पर चलते हैं। सेक्शन 1, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल प्रगति, LRASM परीक्षण। हाल ही में ओडिशा तट पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने हमारी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। DRDO ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल यानी LRASM तैयार की है और सबसे बड़ी बात है इसकी 1500 किलोमीटर की रेंज। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये असल में हमारी मौजूदा ब्रह्मोस और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच के एक बहुत बड़े रणनीतिक गैप को भर रही है। समंदर में चाहे कोई टारगेट स्थिर हो या तेजी से आगे बढ़ रहा हो, ये उसे सटीकता से हिट कर सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो समंदर में दबदबा बनाए रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इस तकनीक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ अपनी स्पीड के लिए नहीं जानी जाती। इसमें इस्तेमाल हुआ है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या HGV। इसको इस तरह से समझा जा सकता है, एक रॉकेट बूस्टर इस मिसाइल को अंतरिक्ष के बिल्कुल किनारे तक ले जाता है और फिर इसका ग्लाइड व्हीकल अलग हो जाता है। इसके बाद इसमें कोई इंजन नहीं होता, ये सिर्फ अपने मोमेंटम और बेहतरीन एरोडायनामिक्स के दम पर हाइपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट की तरफ ग्लाइड करता है। ये तकनीक सच में कमाल की है। हम इसकी पूरी उड़ान को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। इसे मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आता है बूस्ट चरण, जहां ये मिसाइल मैक 10 यानी ध्वनि की गति से 10 गुना ज्यादा रफ्तार पकड़ती है। फिर शुरू होता है ग्लाइड चरण, जहां ये बिना किसी पावर के मैक 5 की स्पीड से आगे बढ़ती है। और अंत में आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट, टर्मिनल चरण। यहाँ टारगेट से टकराने से ठीक पहले ये हवा में ऐसी चकमा देने वाली चालें चलती हैं कि इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर इसके उड़ान के रास्ते को पारंपरिक मिसाइलों से कंपेयर किया जाए तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ऊंचाई पर एक तय रास्ते से जाती है, जिसका अनुमान लगाना रडार के लिए आसान होता है। लेकिन ये HGV वातावरण के भीतर काफी नीचे उड़ान भरता है, और क्योंकि ये नीचे उड़ता है और अंतिम समय में अपनी दिशा बदल सकता है, इसलिए कोई भी पारंपरिक रडार या डिफेंस सिस्टम इसे आसानी से ट्रैक नहीं कर पाता। ये कटिंग एज तकनीक का एक बेहतरीन नमूना है। सेक्शन 2, कंबोडिया में सहयोगी सुरक्षा, CINBXI 2026। अब देश की स्वदेशी तकनीक से थोड़ा आगे बढ़ते हुए इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन पर नजर डालते हैं। 4 मई से 17 मई 2026 के बीच कंबोडिया के कंपोंग स्प्यू प्रांत में एक बहुत ही अहम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही है। इसे सिनबैक्स 2 नाम दिया गया है और इसका ये दूसरा संस्करण रॉयल कंबोडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का स्केल और मकसद समझना बहुत जरूरी है। इसमें भारतीय सेना की तरफ से मराठा लाइट इन्फैंट्री के 120 जवान हिस्सा ले रहे हैं, जो 160 कंबोडियन सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर अभ्यास करेंगे। इसका सबसे बड़ा फोकस है संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के तहत शांति अभियानों के लिए तैयार रहना, खासकर ऐसे इलाकों में जो पूरी तरह शहरी नहीं है बल्कि सेमी अर्बन है। वहां आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए दोनों सेनाओं के बीच जो तालमेल बनेगा वो पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए बेहद मायने रखता है। सेक्शन 3, लिपुलेख दर्रा विवाद और इसकी भू राजनीतिक चुनौतियां। सैन्य सहयोग के बाद अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जहां इतिहास और भूगोल आपस में टकराते हैं। ये रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण लिपुलेख दर्रा और काला पानी का क्षेत्र है, जो एक ट्राई जंक्शन है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं एक साथ मिलती हैं। हाल ही में ये जगह फिर से चर्चा के केंद्र में आ गई है, क्योंकि जून-अगस्त में होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस मार्ग के इस्तेमाल पर नेपाल की तरफ से चिंताएं जाहिर की गई हैं। इस जटिल विवाद की गहराई में जाने के लिए दोनों पक्षों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखना होगा। एक तरफ नेपाल है, जो 1816 की सुगौली संधि का हवाला देता है। उनका मानना है कि महाकाली नदी के पूर्व का जितना भी हिस्सा है वो उनका संप्रभु क्षेत्र है। वहीं दूसरी तरफ भारत का रुख स्पष्ट है।
भारत 1954 से इस रास्ते का लगातार तीर्थयात्रा के लिए कार्यात्मक उपयोग करता आ रहा है। भारत का कहना है कि ये नए दावे ऐतिहासिक हकीकत से मेल नहीं खाते। अगर इसके मूल में जाएं, तो ये पूरा विवाद इस बात पर अटका है कि आखिर महाकाली नदी का असली उद्गम स्थल कहाँ है। इस पूरी टाइमलाइन को देखने से ये साफ हो जाता है कि 2 सदी पुरानी एक संधि कैसे आज के कूटनीतिक रिश्तों पर असर डाल रही है। 1816 की सुगौली संधि से लेकर 1954 में शुरू हुए मार्ग के उपयोग तक और फिर अगस्त 2025 में काठमांडू में होने वाली प्रमुख कूटनीतिक बैठकों से लेकर अब मई 2026 में कैलाश यात्रा को लेकर उठी नई चिंताओं तक, ये दिखाता है कि सीमा संबंधी जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए लगातार संवाद की कितनी सख्त जरूरत होती है। सेक्शन 4 अंतरिक्ष नवाचार मिशन दृष्टि। जमीन और कूटनीति की इन उलझनों से थोड़ा ऊपर उठते हैं, सीधे अंतरिक्ष की तरफ। यहाँ भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर सच में इतिहास रच रहा है। ये है मिशन दृष्टि। ये दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह है जिसे बेंगलुरु के एक स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने बनाया है। और सबसे शानदार बात यह है कि इसे कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है। 190 ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। 190 किलोग्राम का ये सैटेलाइट भारत में किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये दिखाता है कि हमारी कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री अब बहुत बड़ी छलांग लगा रही है। लेकिन इसकी असल ताकत इसके वजन में नहीं, बल्कि इसकी बेजोड़ तकनीक में है। असल में आमतौर पर उपग्रहों में 2 तरह के सेंसर होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, जो बिल्कुल साफ और स्पष्ट तस्वीरें लेते हैं, लेकिन अगर मौसम खराब हो, बादल हो या रात का अंधेरा हो तो इनकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। दूसरे होते हैं सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी सार। ये रेडार बादलों और अंधेरे को तो चीर सकते हैं, लेकिन इनसे जो तस्वीरें मिलती हैं वो उतनी साफ और विजुअली क्लियर नहीं होती। दोनों की ही अपनी अपनी लिमिटेशन है। अब मिशन दृष्टि ने जो किया है वो अद्भुत है। इसने इन दोनों तकनीकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिला दिया है। इसी को ऑप्टोसार कहते हैं। इसका मतलब है कि अब मौसम चाहे जैसा भी हो, दिन हो या रात, हमें बिल्कुल साफ तस्वीरें मिल सकेंगी। इसका असर बहुत व्यापक होने वाला है। बाढ़ जैसी आपदाओं को ट्रैक करना हो, फसलों की सेहत देखनी हो, शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करना हो या फिर हमारी सीमाओं की अचूक निगरानी करनी हो, ये हर मोर्चे पर एकदम सटीक डेटा देगा। यह सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। ऑप्टिकल इमेजिंग की स्पष्टता और रडार का हर मौसम में काम करने का गुण, जब ये दोनों मिलते हैं तो हमें बिल्कुल रियल टाइम और सटीक इंटेलिजेंस मिलती है। एक ही सैटेलाइट से कृषि, शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विविध क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर नजर रखने के तरीके में ये वाकई एक नई सुबह है। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि एक तरफ समंदर में हमारी हाइपरसोनिक मिसाइलें हमारी ताकत को अभेद्य बना रही हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, कूटनीतिक मोर्चों पर ऐतिहासिक विवादों का सामना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में हमारा प्राइवेट सेक्टर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। स्वदेशी हाइपरसोनिक रक्षा और उन्नत निजी अंतरिक्ष तकनीक का ये जो अभूतपूर्व संगम हो रहा है, ये आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के रणनीतिक भविष्य को कैसे आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में रणनीतिक हलकों में लगातार गूंजता रहेगा। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Meow.